दोस्तों, जिस व्यक्ति ने 1942 में जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में कूदा हुआ था, तब बंगाल के अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर ये सलाह दी थी कि इस आंदोलन को हर हाल में कुचल दो, जिस आदमी ने अंग्रेजी हुकूमत के प्रति अपनी वफादारी बार बार दोहराई थी, आज उसी आदमी को इस देश का गृह मंत्री खड़ा होकर लौह पुरुष बता रहा है, राष्ट्रवादी बता रहा है और ये भी बता रहा है कि अगर वो आदमी ना होता तो आज कश्मीर भारत में ना होता, असम पाकिस्तान में चला जाता, पश्चिम बंगाल पाकिस्तान में चला जाता। अब ये सुनकर आप हैरान हैं तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश करना अब कोई अपराध नहीं रहा, ये अब एक कला बन गई है और इस कला में हमारे गृह मंत्री जी को महारत हासिल है, महारत। कुछ दिन पहले जब वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे तो उन्होंने बड़े गर्व से ये बयान दिया कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो कश्मीर भारत का हिस्सा ना होता, असम पाकिस्तान में चला जाता, पश्चिम बंगाल पाकिस्तान में चला जाता। यानी सारा श्रेय एक ही आदमी को दे दिया गया, जैसे पंडित नेहरू ने कुछ किया ही ना हो, जैसे सरदार पटेल ने कुछ किया ही ना हो, जैसे मौलाना आज़ाद ने कुछ किया ही ना हो, जैसे बाकी सारी नेताओं ने बस बैठकर तमाशा देखा हो। बस श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकेले आए और उन्होंने भारत बचा लिया। ये सुनकर इतिहासकार भी अपना सिर पीट लेते हैं, क्योंकि इतिहास की किताबों में जो लिखा है वो इससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन गृह मंत्री जी को इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो अपनी पार्टी के पितृ पुरुष का महिमा मंडन करना है, चाहे इसके लिए इतिहास ही क्यों ना बदल दिया जाए। आज देश में असम और बंगाल भारत के गरिमामयी हिस्से हैं, तो जिन्होंने देश के विभाजन का इतिहास समझा होगा उनको मालूम होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो असम पाकिस्तान का हिस्सा हुआ होता और पूरा का पूरा हमारे पास बचा हुआ पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन ने, गोपीनाथ बरदोलाई जी ने उस वक्त के कांग्रेस नेतृत्व को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था कि पश्चिम बंगाल और असम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, ये भारत का हिस्सा बनेंगे। और मित्रों, आज वो महापुरुष का जन्मदिन है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तय किया है कि 125वां उनका साल बहुत धाम धूम के साथ गांव दहलीज गांव तक, शहर के हर कस्बे तक मनाया जाएगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने मेरी पार्टी का बीज बोने का काम किया था, जो आज एक वट वृक्ष बनकर भारत को आगे बढ़ाने का काम। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेताओं को इतिहास के बारे में बात करनी चाहिए? अगर वो नेता खुद कम पढ़ा लिखा हो, अगर उसे इतिहास की बुनियादी समझ भी ना हो, तो क्या उसे इतिहास पर लेक्चर देने का हक है? ये देश उन इतिहासकारों का है जिन्होंने बरसों तक रिसर्च की, जिन्होंने संग्रहालयों में महीनों बिताए, जिन्होंने पुरानी चिट्ठियाँ, पुरानी फाइलें, पुराने दस्तावेज पलटकर सच खोजा। लेकिन आज हालत ये है कि वो इतिहासकार टीवी पर नज़र नहीं आते। टीवी पर नज़र आते हैं वो नेता जिन्होंने शायद इतिहास की कोई किताब भी ना पढ़ी हो, और वो अपने मन का इतिहास सुनाते हैं, वो अपनी सुविधा का इतिहास सुनाते हैं, वो अपनी पार्टी की ज़रूरत का इतिहास सुनाते हैं। अब आपको बताता हूँ कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, ताकि आगे बात करने से पहले पूरी तस्वीर साफ हो जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के पितृ पुरुष माने जाते हैं। आज जो बीजेपी आप देख रहे हैं ना, ये पहले भारतीय जनसंघ हुआ करती थी और भारतीय जनसंघ 1951 में बनी थी और उसे बनाने वाले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इससे पहले वो हिंदू महासभा में थे और मज़े की बात तो ये है कि आज़ादी के तुरंत बाद वो पंडित नेहरू की कैबिनेट में मंत्री भी बने थे। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहले उद्योग मंत्री थे। वैचारिक मतभेद के बाद उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया और अपनी नई पार्टी बनाई। फिर 23 जून 1953 को कश्मीर में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। अब यहाँ तक तो ठीक है, ये इतिहास है और ये सबको पता है, लेकिन जब गृह मंत्री जी उन्हें इस कद पर बिठाते हैं जहाँ वो पूरे देश की भौगोलिक अखंडता के जिम्मेदार बन जाते हैं, यहीं से बात गड़बड़ हो जाती है।
जाने माने इतिहासकार अशोक कुमार पांडे जी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि कश्मीर को भारत में रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका जीरो थी, जीरो। हाँ, वहाँ आग लगाने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। ये जो एक तेजस्वी वाक्य है ना, इसमें पूरी कहानी छिपी है दोस्तों। इतिहासकार कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को भारत में मिलाया नहीं, बल्कि जब कश्मीर भारत में मिल चुका था, जब वहाँ पर शांति स्थापित होने की कोशिश हो रही थी, तब वो वहाँ जाकर आग लगाने की कोशिश करते थे। वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए वहाँ तनाव पैदा कर रहे थे। वो अनुच्छेद 370 के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। वो शेख अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे थे। ये वो व्यक्ति थे जो कश्मीर के मामले में समस्या का हल नहीं, समस्या का हिस्सा थे। लेकिन आज उन्हें उस समस्या का समाधान करता बताकर पेश किया जा रहा है। ये सफ़ेद झूठ है दोस्तों, सफ़ेद झूठ। ये बात यही नहीं रुकती है। इतिहास की चादर उठाकर देखें तो और भी बहुत कुछ निकलता है। 1942 का साल याद कीजिए। ये वो साल था जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया था, करो या मरो का नारा दिया था। पूरा देश सड़कों पर था। अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का समय आ गया था। हजारों लोग जेल जा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, फांसी पर चढ़ रहे थे। उसी 1942 में 26 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के अंग्रेज गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने साफ लिखा कि इस आंदोलन को हर हाल में कुचल दिया जाए, इस आंदोलन को दबा दिया जाए और अंग्रेजी हुकूमत के प्रति अपनी वफादारी दोहराई। इसे कोई कांग्रेस ने नहीं लिखा, इसे कोई विरोधी ने नहीं लिखा, इसे खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा। जब पूरा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तब ये सज्जन अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। तब ये सज्जन आंदोलनकारियों को कुचलने की सलाह दे रहे थे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये कैसा देश प्रेम है? ये कैसा लौह पुरुष है जो अंग्रेजों के आगे झुककर खड़ा था और अपने देशवासियों को कुचलने की मांग कर रहा था? अब यही हाल एक और महापुरुष का है जिनका नाम आते ही बीजेपी वाले वीर वीर करने लगते हैं। वीर सावरकर। इतिहास की किताबें पलटकर देखिए तो पता चलता है कि वीर सावरकर ने कोई एक बार नहीं बल्कि पूरे 10 बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। ये बात कोई कांग्रेसी नहीं कह रहा है, ये बात खुद उनके पड़पोते ने कोर्ट में स्वीकार की है। 10 बार चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से माफी मांगी थी। 10 बार लिखा था कि मुझे रिहा कर दो, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा। ये वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्हें आज वीर सावरकर कहा जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीरें संसद में लगाई गई हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनके नाम पर एयरपोर्ट रखे गए हैं। इस देश में इतिहास का जो पुनर्लेखन हो रहा है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। इसमें सफ़ेद लोगों को सच्चा बताया जा रहा है और सच्चे लोगों को झूठा। आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने असली लड़ाई लड़ी, जिन्होंने असली जान दी, जो असली शहीद हुए, उन्हें भुलाया जा रहा है। और जिन्होंने अंग्रेज़ों की चापलूसी की, जिन्होंने माफ़ी मांगी, जिन्होंने आंदोलन को कुचलने की सलाह दी, उन्हें राष्ट्रीय हीरो बनाया जा रहा है। ये इतिहास के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। अब मुद्दे पर वापस आते हैं। गृह मंत्री जी को इस तरह से इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश करने की क्या मजबूरी थी? आखिर क्यों उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को श्रेय देना पड़ रहा है जिसका कश्मीर से कोई सीधा लेना देना नहीं था? आखिर क्यों उन्हें ऐसे व्यक्ति को कश्मीर का रक्षक बताना पड़ रहा है जो कश्मीर की समस्या को उलझा रहा था, सुलझा नहीं रहा था? इसकी वजह बहुत सीधी है। बीजेपी के पास अपने कोई महापुरुष है ही नहीं। आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई नायक नहीं है। संविधान बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। देश गढ़ने के शुरुआती वर्षों में उनका कोई योगदान नहीं था। इसीलिए उन्हें उधार के हीरो चाहिए। इसीलिए वो कभी सरदार पटेल को उठाकर अपने खेमे में ले आते हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं, कभी भगत सिंह को ले आते हैं और अपने असली पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को महामानव बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रवक्ता नेहा भारती जी हैं, इन्होंने बहुत सटीक बात लिखी है कि जिनका खुद का कोई इतिहास नहीं होता वो ऐसे ही मनोहर कहानियां गढ़ते हैं। ये वाक्य पूरी बीजेपी की राजनीति को एक लाइन में समेट देता है दोस्तों। इनका खुद का कोई इतिहास नहीं है, कोई गौरवशाली अतीत नहीं है, कोई ऐसा नायक नहीं है इनके पास जिस पर पूरा देश गर्व कर सके। इसलिए मनोहर कहानियां गढ़नी पड़ती है। कभी सावरकर वीर हो जाते हैं, कभी मुखर्जी लौह पुरुष हो जाते हैं, कभी हेडगेवार दूरदृष्टा हो जाते हैं, कभी गोलवलकर विचारक हो जाते हैं। और ये सब बताने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर लाइन लगाकर बैठे रहते हैं। गोदी मीडिया के पत्रकार पंखे की स्पीड बढ़ाकर मुस्कुराते हुए इन्हें सुनते रहते हैं और यही सब कुछ जनता के दिमाग में ठूसने की कोशिश की जाती है।
लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप इतिहास की किताब उठाकर देखेंगे तो कहानी अलग निकलेगी। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, जिसका इस मामले से गहरा राजनीतिक कनेक्शन है। ये मुद्दा है यूपी के उस पुलिस अधिकारी का जिनका नाम है अनुज चौधरी। जी हाँ, अनुज चौधरी को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। ये वही अधिकारी हैं जो संभल हिंसा के दौरान चर्चा में आए थे। ये वही अधिकारी हैं जो अपनी बयानबाजी के लिए मशहूर हैं। ये वही अधिकारी हैं जिन पर आरोप है कि वो सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम करते हैं। वैसे तो ये स्पोर्ट्स कोटे में पुलिस अधिकारी बने थे, पहलवानी की बदौलत नौकरी मिली थी, लेकिन आज इनकी छवि एक ऐसे अधिकारी की बन गई है जो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। हिंदू मुसलमान वाले बयान देना, विवाद खड़ा करना, ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देना, ये सब इनकी विशेषताएं हैं। और अब इनके बारे में एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इनके ममेरे भाई को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मुजफ्फरनगर में 16 साल पहले एक किसान की हत्या हुई थी। उसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बचाव पक्ष के वकीलों ने बहुत तर्क दिए, कहा कि आरोपी गरीब किसान है, उम्र ढल रही है, इसलिए सजा में नरमी बरती जाए। लेकिन कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि दोषियों के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिख रहा है, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है, और ऐसे लोगों को समाज में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये वो कोर्ट है जिसने कहा कि लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एक जमाना था जब मुजफ्फरनगर में सुपारी किलिंग और गैंगवार का बोलबाला था। वर्तमान में सुधार हुआ है, लेकिन ऐसे अपराधी जो समाज को झकझोर देते हैं उन्हें छूट नहीं दी जा सकती। अब समझने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में अनुज चौधरी के भाई को फांसी की सजा तो मिल गई है, लेकिन खुद अनुज चौधरी पर भी कई गंभीर मामले चल रहे हैं। संभल हिंसा में उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अदालती कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो केस दर्ज हुआ है उसमें अभी सुनवाई ही शुरू नहीं हुई है। क्यों नहीं शुरू हुई? क्योंकि सत्ता उनके साथ है, क्योंकि जो सरकार है वो उन्हें बचा रही है, क्योंकि जो व्यवस्था है वो उनके पक्ष में है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने इस पर बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि ये वही अनुज चौधरी हैं जो संभल और बरेली में हिंदू मुसलमान वाली बयानबाजी करता था। ये वही अनुज चौधरी है जो संभल हिंसा में आरोपी हैं। इनके भाई को फांसी की सजा हो गई है और अब जनता को समझ लेना चाहिए कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता। आज नहीं तो कल सबकी बारी आती है। और ये बात याद रखनी चाहिए कि जो पुलिस वाले आज बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, कल जब सत्ता बदलेगी तो बीजेपी उन्हें बचाने नहीं आएगी। बीजेपी अपना काम निकलवा कर झोला समेट कर निकल लेगी और सामना उन्हें करना पड़ेगा जिन्होंने आज गलत काम किए थे। ये बहुत बड़ी नसीहत है, और ये नसीहत सिर्फ अनुज चौधरी के लिए नहीं है, ये उन तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए है जो आज अपनी वर्दी की गरिमा को ताक पर रखकर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। ये उन तमाम अधिकारियों के लिए है जो आज सोचते हैं कि ये सत्ता हमेशा रहेगी। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो आज गलत करके भी सोचते हैं कि हम बच जाएंगे। नहीं बचेंगे। इतिहास गवाह है दोस्तों कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती, सत्ता बदलती रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं। कल जो आज़ादी के मतवाले थे वो जेल में डाले गए, आज जो जेल में डाल रहे हैं कल वो जेल से रिहा हो जाएंगे। ये चक्र चलता रहेगा। इसीलिए हर अधिकारी को समझना चाहिए कि उसकी वर्दी किसी पार्टी की नहीं है, उसकी वर्दी संविधान की है, उसकी वर्दी जनता की सेवा के लिए है, और वो एक बड़े राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये दोनों बातें एक ही वीडियो में क्यों जोड़ी गई? एक तरफ गृह मंत्री का इतिहास बदलने वाला बयान, दूसरी तरफ एक पुलिस अधिकारी और उसके भाई की खबर। इन दोनों में कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि दोनों मामलों में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। गृह मंत्री जब अपने पद पर बैठकर देश के इतिहास को अपनी सुविधा से पेश करते हैं तो ये सत्ता का दुरुपयोग है, और एक पुलिस अधिकारी जब अपनी वर्दी पहनकर एक राजनीतिक दल के लिए काम करता है तो ये भी सत्ता का दुरुपयोग है। दोनों मामले एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में यही संदेश है कि जब तक सत्ता तुम्हारे हाथ में है तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इतिहास बदल सकते हो, अपराधियों को बचा सकते हो, बेकसूरों को फंसा सकते हो। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? इसका जवाब है जब तक जनता जागती नहीं, जब तक जनता सवाल नहीं पूछती, जब तक जनता सच जानने की कोशिश नहीं करती, तब तक ये सब चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन जनता जागी उस दिन ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इतिहास पढ़ें, हम सच जानें, हम अपने बच्चों को असली इतिहास बताएं। हम व्हाट्सएप पर आए हर मैसेज को तुरंत सच ना मान लें, हम टीवी पर बैठे हर एंकर की बात को गीता वचन ना समझें, हम खुद अपने दिमाग से सोचें। यही सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि
गृह मंत्री जी को इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि सत्ता के इशारे पर काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं होती? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर, बहुत बहुत शुक्रिया।